हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण बुधौलिया एक बार फिर आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप इस टॉपिक में आज के वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास नाइन्थ में हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियोज़ जो हमारे रहे हैं वो इसी टॉपिक पर रहे हैं। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए चल रहा हूँ। पूरी पिक्चर के साथ आपको दिखा रहा हूँ, कहानियाँ आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, क्यों वो हमको पढ़ाया जा रहा है। कि हमने आपको बताया कि उसको मदर ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं और सभी क्रांतियों की जननी उसको कहा जाता है। वहाँ पर इक्वलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए सबसे पहले लोगों के अंदर एक भावना जगी और उन्होंने विद्रोह किया और अपने जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं देश में, वो लेकर आए। ये सब हुआ कैसे, तो पिक्चर मैंने आपको बताया स्टार्ट हुई थी, है ना। बार बार इसलिए आपको रिकॉल कराता हूँ ताकि आप जो बच्चा आज के वीडियो से जुड़ा है ताकि उसको थोड़ा बहुत समझ में आ सके कि पहले पढ़ाया क्या जा चुका है। और सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि आप पुराने दो वीडियोस देखें फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बेस्टाइल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक जन समुदाय तोड़फोड़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लगा था कि लुईस 16 ने ट्रूप्स को भेजा है लोगों को मारने के लिए, और लोगों ने सोचा कि हमको आर्म्स चाहिए होंगे। आर्म्स के लिए उसने बास्तील के किले को तोड़ दिया, कैदियों को रिहा कर दिया, कमांडर को मार दिया। यहाँ पे फ्लैशबैक में अब कहानी सुनाई जाती है कि ये कहानी, पिक्चर यहाँ से स्टार्ट हुई। अब हीरो सुना रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या हालत थे फ्रांस के राजा जब राजा बने तो उनको तिजोरी क्यों खाली मिली, क्यों क्या क्या कारण थे कि उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद करवाया, उसमें उनका पैसा खर्च हुआ। फिर हमने देखा कि वहाँ का समाज कैसा था, 3 भागों में बटा हुआ था। 2 लोग बड़े अच्छे आराम से रह रहे थे, तीसरे दर्जे के लोग बहुत बुरी हालतों से गुजर रहे थे। और साथ ही साथ हमने क्या देखा, हमने फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा कि जो मिडिल क्लास थी, उस मिडिल क्लास जो थर्ड स्टेट थे उसके मिडिल क्लास बन गई उसमें से एक। मतलब कुछ लोगों ने पैसा कमा लिया ट्रेड के द्वारा और अपने बच्चों को एजुकेट किया, फिलोसफर्स के विचार पढ़े और उनको लगा कि फ्रीडम और इक्वालिटी आनी चाहिए। और धीमे धीमे समाज में ये बातें फैल गईं और लोगों के अंदर एक भावना आई कि हमको क्या चाहिए। यानी पढ़ा हुआ था कि वो लोग जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे उसके विरोध में आ गए। आज की हमारी जो पहली हेडिंग है, पहला हमारा टॉपिक है, हम जहां से स्टार्ट करने वाले हैं, आप पीछे देख रहे हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। क्रांति कब फूट पड़ी, क्रांति जो पहला वाला सीन देख के आए थे ना बास्तील का, मैं आपको पहले वहां तक ले जा रहा हूं, फिर उसके बाद की भी कहानी है। अभी मैं बता रहा हूं कि बास्तील तक लोग जो पहुंचे थे वो क्यों पहुंचे थे, कारण क्या हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं, लुईस 16 प्लान टू इंक्रीज टैक्सेस। लुईस 16 ने क्या किया? लुईस 16 बड़े परेशान चल रहे थे, आपको पता है। लुईस 16 राजा बने, 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे। ऑस्ट्रिया की रानी से उन्होंने शादी कर ली थी। देश में बहुत बुरी हालत थी, क्राइसिस चल रहे थे देश में, और तिजोरी खाली थी, पैसा था नहीं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो लुईस 16 ने क्या किया? एक प्लान किया, मतलब टैक्सेस को, कि हम टैक्स इम्पोज करने वाले हैं। लेकिन फ्रांस में एक अच्छी बात यह थी उस समय, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। फ्रांस में जो टैक्स लगाना होता था ना, टैक्स को जब इम्पोज किया जाता था ना, तो वो राजा अकेले निर्णय नहीं ले सकता था। राजा को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के, तीनों स्टेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होते थे, और उनकी सहमति से उनसे बात करके राजा वो टैक्सेस लगा देता था, इम्पोज कर देता था। और ये मीटिंग लास्ट टाइम 1614 में हुई थी। मतलब लुईस 16 जब बना उसके 100-200 साल पहले ये मीटिंग लास्ट टाइम बुलाई गई थी। उसके बाद कब बुलाई गई ये? जब लुईस 16 अभी बने थे तो ये बुलाई गई थी 1789 के आसपास। कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। यहां देखें आप, लुईस 16 प्लान टैक्सेस। लुईस 16 ने सोचा कि हम टैक्सेस लगा देते हैं ताकि हम तिजोरी को भर सकें। लेकिन वहां पे जो मोनार्क, जो राजा था, वो अकेले इस पावर का यूज नहीं कर सकता था कि वो जाके सीधा लगा दे। उसको क्या करना पड़ता था? उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिस मीटिंग का नाम क्या था? स्टेट जनरल। उसको स्टेट जनरल करके एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। He had to call a meeting of स्टेट जनरल। तो लुईस 16 ने क्या किया? लुईस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई।
द लास्ट टाइम वॉज कॉल्ड इन 1614। लास्ट बार मतलब जब लुई 16 ने मीटिंग बुलाई उसके पहले लुई 16 में आपको बताया कि 18 सेंचुरी में राजा बना था, मतलब 200 साल के करीब पहले ये मीटिंग लास्ट टाइम बुलाई गई थी। ऑन 5 में, याद रखना 15 में आ गया है ना, हम लोगों को बास्तील वाले उस तक पहुंचना है जो कि जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था। लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोज्ड फॉर अ न्यू टैक्सेस। तो लुई 16 बोला कि ठीक है भाई, अगर ये वाली व्यवस्था है कि हम वहां पर जाकर टैक्सेस नहीं लगा सकते हैं, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है, तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला लेते हैं क्योंकि टैक्सेस तो लगाने हैं, पैसा तो चाहिए है। और उसने क्या किया, ये मीटिंग बुलाई कब, डेट याद रखना 5 मई 5 में 789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ठीक है, अब इस मीटिंग में क्या हुआ सुनिएगा। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट, पहली स्टेट के और सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, है ना, पहली से 300 पहुंचे, दूसरी से 300 पहुंचे, ठीक है, टोटल 600 लोग ये पहुंचे ईच, हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। क्या हुआ, इनको बुलाया गया, पहली स्टेट को, सेकेंड स्टेट को, थर्ड स्टेट को, सॉरी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के लिए बढ़िया सीटें अच्छे से लगाई गई, एक दूसरे की तरफ मुंह करके वो लोग बैठे हुए थे एक रो में, ठीक है। एंड द 600 मेंबर्स, ध्यान से देखिएगा, 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, और उनके पीछे थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया गया। उनको बैठने को भी उस मीटिंग में जगह नहीं दी गई, उनसे बोला गया कि आप निचले दर्जे के लोग हैं, आप लोग हमारी कुर्सियों के आसपास खड़े हो जाइए, मीटिंग में तो आप आ गए हैं। ओनली प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर, और इसमें भी कौन से लोग थे इन 600 लोगों में, मैंने आपको बताया है मिडिल क्लास के, थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास के लोग यहां पर इस मीटिंग में बुलाए गए। पीसेंट्स, आर्टिसियन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री, किसानों को, महिलाओं को और आर्टिस्टों को इस मीटिंग में आने एंट्री के लिए मना कर दिया गया था कि आप लोग थर्ड स्टेट से जिनको भी भेज रहे हैं वो थोड़े प्रोफेशनल होने चाहिए, एलिट क्लास के थोड़े दिखने चाहिए, है ना, और जो महिलाएं हैं, किसान, गरीब लोग हैं, वो हमारी मीटिंग में हमको नहीं दिखने चाहिए। 40,000, ये क्या लाइन है आपका, 40,000 लेटर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। तो क्या हुआ, जब इनको पता चला कि हमको तो यहाँ पे जाने नहीं देंगे पीजेंट्स को, महिलाओं को, तो उन लोगों ने अपने जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे उनको लेटर्स में लिख के अपनी परेशानियां बताई कि आप वहां जा रहे हो मीटिंग में, तो हमारी ये परेशानियां भी राजा को बताना। तो करीब 40,000 लेटर उनके पास पहुंचे। तो वो 600 लोग 40,000 लेटर लेके स्टेट जनरल की मीटिंग में पहुंचे, जहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बैठने के लिए सीटें दी गई थी, जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को उन सीटों के पीछे खड़ा कर दिया गया था। इतनी सी बात है, आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, अभी आपको 2-3 स्लाइड्स आपको आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशंस की ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको समझ लिया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में हम ये कारण थे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। वोटिंग इन द स्टेट जनरल, अब क्या हुआ भाई, जब मीटिंग बुलाई है, या तो राजा अकेले ही कर देता है इम्पोज, लेकिन राजा अकेले नहीं कर पा रहा था क्योंकि कारण था मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और मीटिंग बुलाई इसलिए जाती है कि सबसे पूछ लो, सबसे पूछने का मतलब सबसे वोटिंग करा लो। तो अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। राजा ने बोला कि मैं ये टैक्सेस लगाने वाला हूं, आप लोग वोट दीजिए। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। ये एक पुराने नियम के अनुसार यहां पर वोटिंग चल रही थी। इनके जो वोटिंग प्रिंसिपल्स थे वो किसी हद तक ठीक नहीं थे। यहां पर क्या था, इन्होंने बोला कि सबको एक ही एक राइट्स मिलेगा, मतलब एक स्टेट का एक वोट मान लिया जाएगा। तो भाई अगर पहले और सेकंड स्टेट के लोगों के पास 300 लोग हैं, वो लोग तो अपने दे देंगे एक एक वोट, क्योंकि उनको तो टैक्स देना नहीं है, सीधी सी बात है ना। आपसे बोले राजा कि हम थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स ले रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड वालों को कोई प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट और सेकंड वाले क्यों बोलेंगे कि हमको प्रॉब्लम है? वो कहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थर्ड स्टेट वाला जो अपना एक वोट डालेगा वो तो अपने वैसे भी बात को नहीं मनवा पाएगा, क्योंकि जो वोटिंग हो जाएगी वो 1 से 2 के पक्ष में चली जाएगी और थर्ड वाले का बात ही रखी जाएगी, जबकि 90% लोग उसी से आ रहे थे। तो ये वोटिंग प्रिंसिपल तो गलत था। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ टू बी कंडक्ट बाय द असेंबली। ये देखिए, ईच स्टेट हैड 1 वोट, ईच स्टेट हैड a 1 वोट, बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, इन्होंने क्या डिमांड कर दी
इन्होंने ये डिमांड की कि वोटिंग जो अभी हो रही है वो कंडक्ट होनी चाहिए असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। वहां पर ईच मेंबर का 1 वोट आप माने, उस हिसाब से आप वोटिंग कराएं तो हमको ये प्रक्रिया मंजूर है, नहीं तो हम इसको खारिज करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारे ऊपर टैक्स लगना ही लगना है। वहां पर 2 वोट मिल जाएंगे, यहां 1 वोट मिल जाएगा, तो हम लोगों को तो वोटिंग में वैसे भी नुकसान होने वाला था। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बताने जा रहा हूं कि थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस लोग, मैंने आपको बताया, उसमें गए थे, पढ़े लिखे लोग थे। इसका मतलब उन्होंने विचार पढ़े थे, मैंने आपको बताया उन्होंने जॉन लॉक के विचार पढ़े थे, उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के विचार पढ़े थे। एक फिलोसफर और रह गए थे जिनका नाम मैं आपको नहीं बता पाया, अभी बता रहा हूं, उनका नाम था रूसो। ये एक बहुत बड़े विचारक थे जिन्होंने पावर शेयरिंग को लेके, वोटिंग प्रोसेसिंग को लेके एक अपने विचार अपनी बुक में लिखे हैं। उस बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक को थर्ड स्टेट की मिडिल क्लास फैमिलीज के प्रॉस्परस लोग पढ़ चुके थे। उनके अंदर ये भाव आ चुका था, क्या भाव आ चुका था कि भैया जो वोटिंग की प्रोसेस है वो पूरी असेंबली के हर मेंबर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर स्टेट का 1 वोट है, क्योंकि उनके 2 स्टेट मिलकर तो हमको हरा ही देंगे। द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। इन्होंने कहा कि हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि ऐसा करा जाए कि वोटिंग की प्रोसेसिंग को बदला जाए। डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग, उन्होंने कहा कि इक्वल वोटिंग होनी चाहिए। थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हमको तो इक्वल वोटिंग चाहिए। तो जो राजा थे लुईस 16 बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। तो बोले कि क्यों नहीं होगा? बोले द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट असेंबली। किंग ने रिजेक्ट कर दिया और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने असेंबली को बॉयकॉट कर दिया, प्रोटेस्ट किया और उस मीटिंग को छोड़कर बाहर चले गए। उस मीटिंग को छोड़ के वो बाहर निकले और वहां पर एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट पर चले गए, है ना। उनको लगा कि अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, हमको टेनिस खेलना चाहिए, टेनिस खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसा नहीं था जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मजाक के लिए। लेकिन वो लोग टेनिस कोर्ट पर गए। आप जब अपनी बुक खोलेंगे तो आपको एक टेनिस कोर्ट दिखेगा। टेनिस कोर्ट में सब लोग ओथ ले रहे होंगे, कसम खा रहे होंगे। वहां पर एक टेनिस कोर्ट था, वो सब लोग जाके वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने मांग की कि जब तक ये सब नहीं बदलेगा, जब तक हमारे लिए खुद का एक नया संविधान नहीं बन जाएगा, जब तक हमको राजा के चीज़ों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट की पावर्स को कम नहीं किया जाएगा, हम टेनिस कोर्ट छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी टेनिस कोर्ट पर रहेंगे। ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज के, आपको बता दो ये मीटिंग जो हो रही थी वो वर्सलीज में ही हो रही थी। वर्सलीज वहां पे भव्य महल थे, वहां पर राजा का साना शौकत था, वहीं पर उसने मीटिंग बुलाई हुई थी। तो वर्सलीज के एक टेनिस कोर्ट पर वो लोग इकट्ठे हो गए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, और उन्होंने कहा कि अभी तक आपकी जो चल रही थी राजा की मोनार्की, इसको खत्म करके हमने एक ग्रुप बना लिया है फ्रांस के लिए, नेशनल असेंबली, एंड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और नेशनल असेंबली हमने बनाई है, वो नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए एक नया संविधान लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, उन नियमों पर अब फ्रांस चलेगा। ये हमारी मांग है, नहीं तो हम इस टेनिस कोर्ट को छोड़कर नहीं जाएंगे, लगातार आपका विरोध करते रहेंगे। ये कहानी चली। इस कार्यक्रम में, इस पूरे पार्ट में कुछ नोबलिस्ट और क्लर्जी जो बड़े फर्स्ट और सेकंड के लोग थे, उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों का साथ दिया। वो ऐसे लोग थे जो सच्चाई को समझते थे, जो अच्छे मार्ग पर चलते थे, उनको पता था कि सही क्या है और गलत क्या है। उनको समझ में आ रहा था कि थर्ड स्टेट के लोगों के संग गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इस चीज को लीड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, उनमें से मैं 2 नाम आपको बता रहा हूं। दे वर लेड बाय मिराबाउ एंड एबेसियस। मिराबाउ एंड एबेसियस। मिराबाउ वाज बोर्न इन नोबल फैमिली। मिरासियस किसमें? नोबल फैमिली में पैदा हुए थे। नोबलिस्ट कौन होते थे? एक क्लर्जी थे, दूसरे नोबलिस्ट थे, मतलब राजा की फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग। राजा के रिश्तेदारों में से एक कौन थे? मिराबाउ। और इनका मानना था कि इनके संग हो रहा है गलत और हम करेंगे इनके संग, इनकी लीडरशिप को हम करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम इनके संग मिलके। साथ में उनके संग थे एबेसियस। एबेसियस भी क्लर्जी फैमिली के थे, क्लर्जी से बिलोंग करते थे और उनका मानना था कि वोटिंग राइट्स सबके लिए इक्वल होने चाहिए थे, ये उनका मानना था। इसीलिए उन्होंने उन लोगों का, थर्ड स्टेट वालों का साथ दिया।
कन्वेंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। इनको फ्यूडल प्रिविलेज से मुक्ति दिलाना चाहते थे वो। फ्यूडल प्रिविलेज मैंने आपको बताया, फ्यूडल सोसाइटी, सामंती व्यवस्था, बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, गरीब किसानों पर की जमीनें छुड़ा लेते थे, उनको जमीनें रेंट पे देते थे, उनसे मजदूरी कराते थे। ये फ्यूडल सिस्टम था। ठीक है, आशा करता हूं ये स्लाइड भी आपको समझ में आई होगी। ये तो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पिक्सल फटे हुए दिख रहे होंगे आपको, लेकिन अपनी बुक में देखेंगे सारे आपको मिल जाएगा। ये दरबार लगा हुआ है लुई 16 का। काफी अच्छा हॉल जो था वो एकदम सजाया हुआ था वर्सलीज में। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग बैठे हुए थे, शानो शौकत थी, बढ़िया समोसे खिलाए जा रहे थे उनको वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर ब्रेड खिलाए जाते हैं, ब्रेड बहुत चलता है। और ये जो 600 लोग थे, ये भीड़ लगा के बेचारे पीछे खड़े हुए थे। और ये लोगों ने इस चीज का विरोध किया, निकले, टेनिस कोर्ट में आए, आपको दिख रहा होगा ऐसे खड़े हुए हैं, हाथ ऊपर करके शपथ ले रहे हैं। इन्होंने शपथ ली कि जब तक हम अपनी नेशनल असेंबली बना रहे हो, ये नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक हम टेनिस कोर्ट को नहीं छोड़ेंगे, एकता में शक्ति है। ये देखिए मुट्ठी बंद कर लिया है। ये कलर्स आप देख रहे हैं फ्रांस के झंडे में आपको दिख जाएंगे। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, थर्ड स्लाइड की आ गई है। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन की का ही पार्ट चल रहा है, समझ लीजिए लगभग थर्ड पार्ट में आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, एक तरफ तो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में लगी हुई थी, ठीक है, दूसरी ओर पूरे फ्रांस में अस्थिरता थी। आप अपने पढ़ेंगे टर्मोइल जिसको बोलते हैं। टर्मोइल का मतलब कुछ भी ठीक ना चलना, कहीं पर खाने को नहीं है, कहीं पर विद्रोह हो रहा है, मतलब पूरे देश में अशांति फैली हुई थी। कुछ बड़ा होने की ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है अब देश के अंदर, और वो बड़ा हुआ। आगे चल के बास्टील में आपने देखा, वही तो बताने जा रहा हूं यहां से यहां तक। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एंड वर्सलीज, जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेशनल असेंबली अपने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीडेड विद टर्मोइल, पूरा का पूरा फ्रांस जो है वो टर्मोइल से गुजर रहा था। मतलब कुछ भी ठीक ठाक फ्रांस में नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था भाई, आपको बताया है हमने एक चीज, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बताया ना। जब आधारभूत, जब जीने योग्य हमको चीजें ना मिले, हमें रोटी कपड़ा और मकान जैसी चीजें मिलना बंद हो जाए, उस समय बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस समय आती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और वही उस टाइम पे हुआ। साथ ही साथ वहां पे हार्श विंटर आ गया, मतलब फसल बर्बाद हो गई। इससे बुरा क्या हो सकता था, वैसे ही तो देश में इतनी बुरी हालत चल रही थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग आपस में लड़ रहे थे, लोग टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, राजा अलग बेचारा गुस्सा होकर बैठा हुआ था कि हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, और ये सूखा अकाल वगैरह और पड़ना स्टार्ट हो गया, फसल हो गई बर्बाद, अन्य खाने को फूड ग्रेन्स मिलना बंद हो गए थे। तो क्या हुआ, अ सेवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट की समस्या वहां हुई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, वहां पर भैया ब्रेड के प्राइस बढ़ जाएं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अपने यहाँ जैसे गेहूं है, उसके प्राइस अगर बढ़ जाए तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इनके अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ जाएं तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये लोग केवल ब्रेड ही खाते हैं, ठीक है, केवल मतलब ये केवल को नहीं पकड़ लेंगे सर, तो कह रहे थे केवल ब्रेड खाते हैं। जैसे अपन लोग अधिकतर रोटी ही खाते हैं ना, ऐसे अधिकतर ये ब्रेड खाते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग अवर लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, अब क्या हो रहा था भाई, प्रॉब्लम ये जा रही थी इससे कि कंट्री में खाने को लेकर समस्या हो गई थी, और जो पावरफुल लोग थे उन्होंने तो खाना इकट्ठा कर लिया था। तो ये ऐसे काम हो रहे थे कि जो निचले दर्जे का आदमी है वो परेशान होगा, जब खाने को नहीं मिलेगा तो वो आपसे लड़के अपना खाना छीन लेगा, क्योंकि भूखा तो वो रहेगा नहीं। तो अन्न के दाम बढ़ गए, बेकरी की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगना स्टार्ट हो गई, लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं। क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप, और वहां की कुछ जो औरतें थीं बेचारी, सबसे ज्यादा घर की चिंता उन्हीं को रहती है कि बच्चों को खाना मिल जाए, वो लाइनों में लग के ब्रेड की व्यवस्था कर रही थी। लेकिन जब वो लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी तो उन महिलाओं ने वो जो बेकरी शॉप्स थे उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो कह रही थी कि हमको खाना ही नहीं मिल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या करें, लोग सड़कों पर उतर आए थे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इनटू द पेरिस, याद करिए मैंने यहीं से कहानी को स्टार्ट किया था कि लोगों को लगा कि ट्रूप्स जो हैं, सैनिक जो हैं, वो राजा ने शहर में भेजे हैं। लेकिन राजा ने क्यों भेजे थे, राजा को ये लगा कि ये बेकरी शॉप्स तोड़ रहे हैं और लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि हम लपेटे में आ जाएं।
ऐसा ना हो कि लोग आएँ और हमको मारें और निकल लें। तो राजा को सका कि एक काम करते हैं, आर्मी जो है उसको बुला लेते हैं सुरक्षा के लिए, कम से कम हमारी जो वर्सलीज है, जो बड़े बड़े महल हैं, क्योंकि लोगों ने ऑफिस में विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पूरी कंट्री में टर्मोइल की स्थिति आप देख रहे थे, मैंने आपको बताया। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला, एक ऑर्डर दे दिया, द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स कौन होते हैं, आर्मी के लोग, टू मूव इनटू पेरिस, कि भैया आप सब लोग पेरिस में आ जाओ। ऑन 14 जुलाई द अगेंस्ट क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल। ये मैंने इतना सा ही लिखा है, आपकी बुक में भी छोटा सा बताया, क्योंकि ये पूरा बड़े लेवल पे एक अच्छे तरीके से आपको समझाया जा चुका है पहले वीडियो के पहले पार्ट में ही, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, बास्टिल के किले को लोगों ने तोड़ दिया था। क्यों? उनको लगा कि ट्रूप्स आ गए हैं और ट्रूप्स हमको डराना चाहते हो, राजा हमको डराना चाहते हैं, चलो और डराना चाहते हैं, उनको ये भी लग रहा है डरा तो रही है, कहीं मार ना दें, और मारेंगे तो लड़ने के लिए चाहिए हथियार, उनको लगा हथियार रखे होंगे बास्टिल में। चले गए बास्टिल में, वो पब्लिक ने बास्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया और लोगों में एक अफवाह फैल गई। अब उनको क्या हुआ, द कंट्री साइड र्यूमर्स। अब कंट्री साइड में क्या हुआ, ये तो चल रही थी पेरिस की बात। कंट्री साइड क्या होती है, जो गांव खेड़े देहात के हिस्से होते हैं अपने यहाँ, ऐसे ही वहां पर कंट्री साइड जो है, अपने यहाँ भी कंट्री साइड, देहात को कंट्री साइड ही बोलते हैं, वहां पर एक अफवाह फैल गई कि जो मैनोर हैं, मैनोर कौन होते थे पता है, मैनोर जो होते थे वो राजा के बड़े खास आदमी होते थे। राजा उनको कहता था कि जाओ तुम ये गांव चलाओ, जाओ तुम्हारे ये 10 गांव तुम्हारे हैं, इनको चलाओ, इनके मतलब तुम देखो। सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बाकी होता तो बहुत कुछ है। कंट्री साइड र्यूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक र्यूमर फैल गया विलेज टू विलेज, गांव से गांव में एक अफवाह फैल गई, दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर कहते थे, इनको लैंडलॉर्ड भी आप कह सकते हो, बड़े बड़े, हैड टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। इनने ये बोला कि इनके जो मैनर्स, लॉर्ड्स ऑफ मैनर्स हैं, ये लोग इस बात से गुस्सा हो गए हैं कि लोगों ने बास्टिल को तोड़ दिया है और राजा बड़े परेशान है, और ये राजा के बड़े खास होते थे। तो लोगों को लगा कि राजा ने इन लोगों से बोला है कि अब तुम एक काम करो, गांव में जितनी फसलें लगी हैं इनको आग लगा दो, लोगों को खाना पीना बिल्कुल ही मुश्किल कर दो। जबकि ऐसा शायद था नहीं, फिक्स कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ऐसा र्यूमर फैल गया, और र्यूमर फैल गया तो लोगों क्या हुआ, लोग तो वैसे ही गुस्सा बैठे थे, तो लोगों ने इन लोगों के बंगले तोड़ना भी स्टार्ट कर दिए। इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, बहुत से जिलों के किसानों ने अटैक कर दिया चैटुएक्स पर, ठीक है, इसको चैटुएक्स पढ़ते हैं। चैटुएक्स क्या होते हैं, चैटुएक्स बड़े बड़े मैंसन होते हैं, बंगले होते हैं जहां पर राजा के बड़े खास लोग रहते हैं। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड द मैनोरियल ड्यूज। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई उनको ये लग रहा था कि पहली बात तो इनको एक सबक सिखाया जाए इनके बंगलों को तोड़कर, दूसरी बात उनको ये लग रहा था, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई इसी बहाने कुछ खाने को तो मिल जाएगा, इनके बंगलों में घुसेंगे, लूटेंगे, तोड़ेंगे तो कुछ खाने को तो मिलेगा, खाने की बड़ी समस्या थी। तो वो लोग इनके घर में घुस के खाना खाने लगे लूट लूट कर, और साथ ही साथ क्या किया, एक बहुत बढ़िया, इनको बहती गंगा में हाथ धो लिया सबने। इन लोगों के पास रखे थे इनके कागज जमीन के कि इनने कितना उधार लिया है, कितना हमको इनसे वापस लेना है और पैसा उधार। तो इन्होंने क्या किया, बर्न द डाउन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड द मैनोरियल ड्यूज, और जितना भी ड्यूज बचा हुआ था किसानों का इन मैनर्स पर, है ना, इन्होंने वो डॉक्यूमेंट ही जला दिए कि जब लिखा पढ़ा ही नहीं होगा, कि डॉक्यूमेंट ही जल जाएंगे किससे कितना पैसा लेना है, तो हम लोग तो बढ़िया है। तो इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिए, ठीक है। कहानी बड़ी लंबी चल रही है, कहानी मिक्स भी हो रही है, मैं आपको बस अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, आप एक अच्छा आंसर लिख सकें कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। और मैंने अभी फिलहाल कुछ मिनट पहले ही आपको उसी पॉइंट पर लाके खड़ा भी किया था कि यहाँ पर तो हो गई थी कहानी, वहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हो गया था यहाँ पे, अब आगे की कहानी सुना रहा हूं, बास्तिल से बास्तिल पर लेके आ गया था, ठीक है। अब क्या होगा, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन वही चल रहा है, ठीक है भाई। अब लोगों को खाने के लिए मैनर्स को लूट लिया, पूरी कंट्री जो है वो रिवॉल्ट के मूड में थी, सबको एक ही बात पता था कि अब तो हो रहा है भाई लड़ाई, और लड़ाई हो ही रही है तो फिर ढंग से ही हो जाए, अधिकार ही मिल जाए। और वो 90% लोग थे जो सब लोग परेशान थे, चर्च के क्लर्जी लोग, नोबलिस्ट लोग तो बड़े अच्छा जीवन जी रहे थे। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly। बहुत बढ़िया, ताली बजाने वाला
क्षण आ गया था। सब लोग एकदम खुश हो गए थे क्योंकि राजा साहब जो थे लुई 16, इन्होंने क्या कह दिया था, इनको ये लगा कि देखो अब तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ना हो एक आध दिन हमारी भी पिटाई हो जाए, लोग घुस के आ जाए महल में। तो इनको समझ में आ गया सही तो यही है कि लुई 16 ने क्या किया, फाइनली नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और कह दिया कि हाँ भैया आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन आप बना लो, हम आपकी बातें मानेंगे। माननी ही पड़ती, देश में इतनी बुरी स्थिति आ गई थी। लोग देखिए क्रांति से ही बदलाव आए हैं। हम अपने देश इंडिया में भी देखते हैं कि जब क्रांतियां हुई तभी हमारे देश में बदलाव हुए, नहीं तो अंग्रेज नहीं जाते। ठीक है, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस के रेवोल्यूशन में लोगों ने स्टेट जनरल्स की मीटिंग में गए। स्टेट जनरल की मीटिंग में उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनकी मांग पूरी नहीं हुई, वो टेनिस कोर्ट चले गए, नेशनल असेंबली बनाई। उन्होंने कहा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। देश में विद्रोह हुआ, राजा को एंड में बोलना पड़ा कि ठीक है नेशनल असेंबली को मान्यता देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आप भाई साहब अपना बना लो। पावर्स वर टेकन फ्रॉम क्लर्जी एंड ट्रुथ वर एबोलिश्ड, यही तो वो चाहते थे। उन्होंने क्या किया, क्लर्जी क्लास जो थी उनके सारे पावर्स छीन लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप चर्च के हो तो आप टैक्स नहीं दोगे और आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। अब बन रहा है नया संविधान, देश हो गया है सही तरीके से आज़ाद। और जो ट्रिप्स वाला जो टैक्स होता था ना, जो केवल हम थर्ड लोग ही देते थे और जो चर्च वाले हमसे लेते थे, इसको कर रहे हैं हम खत्म। और राजा को ये दोनों बातें माननी पड़ी। ठीक है, ये कहानी आप यहाँ तक समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी नहीं तो फिर ये काफ़ी गलत तस्वीर आ गई, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। लेकिन ये नहीं दिखने के बाद भी आप अपनी बुक में उठाएंगे, क्योंकि आपकी बुक से ही लिया हुआ है, छोटी इमेज थी तो उसके पिक्सल फट गए हैं। क्या हुआ, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी यही सब चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और राजा भी होता है। ठीक है, लेकिन पावर्स बटी हुई रहती हैं। और सही तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही पावर होती है, राजा तो एक रबर स्टाम्प होता है। ठीक है, जैसे अभी आप ब्रिटेन में देख रहे होंगे, ब्रिटेन में एक महारानी होती हैं, है ना, और वहां पे उनका संविधान भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि बस महारानी ने ऑर्डर दे दिया, वो केवल उनको दिखाते हैं अपने कानून, उनके साइन कराते हैं और कानून को कहते हैं कि हाँ, उनको बताते हैं कि कानून बन गया है। तो ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ। वहां पर ऐसा नहीं कहा कि राजा आप हट जाइए अपने पद से, आप बने रहिए, लेकिन आपसे भी ऊपर कुछ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी सी बात है, समझिएगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1789 में स्टार्ट हुई लड़ाई और 1791 में, जब 1789 में उन्होंने बोल दिया आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है समय तो लगता है, अपने संविधान को बनने में ही करीब 2 साल लग गए थे, है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन के आसपास अपने संविधान को बनने में लगे। ऐसे ही वहां पर जो टेनिस कोर्ट पर लोग इकट्ठा हुए थे वो वहीं रहते थे दिन भर, वहीं पर बनाया गया टेनिस, उनका जो संविधान है वो उस टेनिस कोर्ट पर ही बनाया है। लोग अपने घर बाहर छोड़कर वहीं बैठते थे, आते थे, जाते थे, करते, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे, अपना लोगों से मिलते थे, उनकी राय जानते थे, संविधान कैसा होना चाहिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 2 साल में बना लिया, उसकी ड्राफ्टिंग हो गई। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। और जो राजा साहब थे इनकी पावर को लिमिटेड करना ही इसका मेन उद्देश्य था, बाकी तो हम लोग अपने नियम बना ही रहे थे। ठीक है, तो फ्रांस के लोगों ने 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और क्या किया, राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया। अब क्या होगा, पावर्स का सेपरेशन किया इन्होंने। ठीक है, बताता हूं मैं आपको, यहां पर आपको दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पे लिख के थोड़ा थोड़ा, ताकि आप इसको समझ सकें। ये तो हो गई एक क्लास जज। ठीक है, मतलब जो जज करेगा। ठीक है, जज लोग हो गए। एक ही आप यहां देखेंगे, यहां पे आपको क्राउन बना हुआ दिखेगा, ये है किंग, राजा साहब हैं, लुइस वाले जो साहब बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं। और ये है आपकी 3rd नंबर पर नेशनल असेंबली। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए, पावर को 3 पार्ट्स में बांटा गया। ये एक तरफ आप देख रहे हैं जुडिशरी थी, एक किंग थे और दूसरे नेशनल असेंबली थी। ठीक है, अब क्या होता था, 2 टाइप के आप नीचे चीजें देख रहे होंगे। आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा, यहां आपको दिखेंगे एक्टिव पर्सन। ठीक है, और यहां आपको दिखेंगे नीचे, बुक आप सामने रखिए अपने, पैसिव पर्सन।
ठीक है, अब यही समझने की बात है। क्या हुआ भाई, वोटिंग का अधिकार आ गया था, वोटिंग करके लोगों को चुनना था, अपनी सरकार बनानी थी ताकि वो ऊपर जाके आपके लिए नियम बना सकें। लेकिन उस समय भी बहुत पुराना समाज था, तो वहां पर वोटिंग राइट सबके पास नहीं थे। वहां पर दो लोग होते थे, पूरी इस पीपुल्स को दो पार्ट में बांट दिया गया था। पहले थे एक्टिव पर्सन। एक्टिव पर्सन 25 साल से ऊपर के वो लोग होते थे जो कम से कम, और वो आदमी होते थे, औरत नहीं हो सकती थी। वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एक एक शब्द को अच्छे से सुनिएगा, वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था फ्रांस में। वहां पर केवल जो मेंस थे 25 साल के ऊपर के, जो महीने में 3 दिन की मजदूरी, 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में देते थे। जो भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर का है और अपने 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में देता है, केवल वही व्यक्ति वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, एक्टिव पर्सन कौन होते थे? 25 ईयर्स से ऊपर के, और जो कि टैक्स देते थे 3 डेज का। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, 3 डेज का टैक्स जो देते थे 25 साल से ऊपर के लोग, जिनमें वुमेन्स नहीं होती थी। ठीक है, और पैसिव पर्सन कौन होते थे? इनके अलावा जितने भी बचे हुए महिलाएं और आदमी हैं वो सब पैसिव पर्सन में आते थे। एक्टिव में जो हैं उनके अलावा पूरे के पूरे पीपुल्स कौन थे? पैसिव लोग। और ये लोग वोट नहीं डाल सकते थे, ये लोग वोट नहीं डाल सकते थे, वोट केवल एक्टिव पर्सन लोग ही डाल सकते थे। इतनी सी बात आप याद रखिएगा। ये लोग क्या करते थे? यहां से अपने इलेक्टोरेट करते थे। ठीक है, यहां से इलेक्टर्स करते थे, और यहां पर करीब 50,000 लोगों को 50,000 लोगों को ये लोग 50,000 इलेक्टर्स ऊपर पहुंचते थे। इन 50,000 लोगों में से 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली में जाके बैठते थे, जो इनके लिए कानून बनाते थे। इनमें से कुछ लोग नेशनल असेंबली से निकल के नहीं, अपने आप ही ऐसा होता है, मिनिस्टर बनते हैं ना। इन 745 लोगों में से कुछ लोग बनते थे मिनिस्टर। ऊपर होता था राजा। क्या होता था? नेशनल असेंबली का, यहाँ पे आप एरो देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ कंट्रोल, ये इस पर कंट्रोल करता था। नेशनल असेंबली राजा पे कंट्रोल करती थी। राजा के पास केवल इतना पावर था। क्या पावर था? वीटो का। राजा इतना कर सकता था केवल कि आप जो नियम कानून बना रहे हो वो हमको जब आप साइन कराने के लिए लाते हो तो हम मना कर सकते हैं। एक्चुअल में वो करते नहीं थे। जब इतने सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, वो कहेंगे कि हमने कानून बना लिया है, पावर है, कर सकता है, लेकिन अधिकतर वीटो का पावर राजा लोग करते ही कहाँ हैं, हम देख तो रहे हैं इतने सालों से। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बनाया, मैंने बनाया नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है, समझाया बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं, ये तो आप बताएंगे, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, राजा साथ में होता था। राजा जो एक्टिव लोग थे वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर ऊपर भेजते थे। उनमें से 745 लोग नेशनल असेंबली में जाते थे। उनमें से कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते थे जो देश को चलाएंगे। कोई रेल मंत्री बनेगा, कोई कोयला मंत्री बनेगा, उनके यहाँ कोई जैसे ब्रेड है वहाँ पर तो खाद्यान्न मंत्री बनेगा, फूड मंत्री बनेगा, फूड मिनिस्टर बनेगा। और एक होती थी जुडिशरी, जज साहब होते थे। और जज साहब का काम क्या होता है? जज लोगों को भी ये लोग ही चुनकर भेजते थे। ठीक है, ताकि वो ये देख सके कि ये लोग जो नियम बना रहे हैं वो हमारे हक में हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे ह्यूमन राइट्स जा रहे हों। तो जज का काम भी होता था, हमने अपने आप ही देखा है। हमारे यहाँ जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, और क्या बोलते हैं, जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, और तीसरे लोग कौन होते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, पावर शेयरिंग में आप देख लेंगे एक बार। और ये तीनों लोग क्या करते थे? मिलकर उन नियमों को पालन करवाते थे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। हमने आपको बास्तील से लेके स्टार्ट कराया, बताया कि क्या हुआ। अभी कहानी में बड़े मजे आने वाले हैं, इसलिए कहानी को छोड़ के जाइएगा मत। अभी ये देख रहे हो, अब आप भाई राजा से सारे अधिकार छुड़ा लोगे तो हंस तो रहा है ऊपर से कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने भैया, और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, अब देश अच्छे से चलेगा। अंदर ही अंदर बड़ी गुस्सा आ रही होगी भाई, किसी से आप सारे राइट्स छीन लोगे। जब उसके वो अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, बढ़िया खाना, कोई टैक्स देना है, लोगों को मजदूर बना के रखना है, अपने घर के काम कराना है,
और बस सोना है आराम से, और एकदम से सब कुछ छिन जाए ना तो अंदर ही अंदर एक भावना उत्पन्न आती है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि फिर से बदलाव आ जाए और राजा फिर कुछ करेगा। राजा के अंदर एक भावना उत्पन्न होगी कि यार फिर से मुझे अपनी सारी की सारी सत्ता मिल जाए। तो क्या होगा आने वाली पिक्चर्स में, क्या और अच्छे अच्छे आपको मज़े भी आएंगे, साथ ही आप अच्छे आंसर्स भी लिख पाएंगे। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। विदित नारायण बुधौलिया, धन्यवाद।